डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे इसका जो पार्ट्स आता है पाचन तंत्र में जो काम करता है। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। देखिए, हम आपको एक एक करके आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये बॉडी पार्ट्स है, ये बॉडी पार्ट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मुख गुहा हुआ और इससे में काम करने वाले लार ग्रंथि। इससे नीचे यहाँ के बाद भोजन डायरेक्ट पहुँचता है इस ग्रास नली में। इस ग्रास नली में पहुँचता है ईसोफेगस में। फिर यहाँ के बाद यहाँ भोजन आने के बाद फिर से भोजन पहुँचता है स्टोमैच में यानी कि आमाशय में। इस आमाशय में पाचन क्रिया खत्म होने के बाद भोजन जो है आगे बढ़ता है, यानी कि यहाँ के बाद जो लीवर प्रोसेस होता है, ये लीवर जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसकी क्रिया अहम हो जाती है। और इसके बाद इसकी क्रिया जब खत्म होती है तब रोल अदा करने की टाइम आ जाती है पेनक्रियाज की, यानी कि अग्न्याशय की। इसके बाद जो है पेनक्रियाज की। देखिए, हम आपको पेनक्रियाज दिखा रहे हैं। ये पेनक्रियाज जो आमाशय के पास होता है। उसके बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत, यहाँ पे भोजन पहुँचता है। और यहाँ से यह छोटी आंत की जो इलियम और ग्रहणी वाले भाग है, यहाँ इसमें भोजन पहुँचता है। और उसके बाद भोजन बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय और मलद्वार में निकलता है। ये देखिए बड़ी आंत की जो आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ इसमें प्रोसेस होता है। इसको बारीकी से समझना पड़ेगा किस तरह से इसमें हार्मोन काम करता है और कौन कौन सा हार्मोन काम करता है। इसको सभी को हम बारीकी से समझेंगे। इसमें जो मुख गुहा से शरीर में भोजन स्टार्ट होता है, यानी कि पाचन तंत्र हम उसको बोलेंगे कि शरीर का वह अंग तंत्र जो भोजन के पाचन और अवशोषण किससे संबंधित कार्य को करे, उस तंत्र को हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दो मुख्य भाग होती है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स होता है। हमारे शरीर में भोजन की पाचन मुख गुहा से होता है और जिसकी मुख गुहा से होता है और मलद्वार में ख़त्म होता है, यानी कि आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल से होता है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल यह लगभग 8 से 10 मीटर यानी 30 फीट की लंबी खोखली नली होती है, जिसमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। भोजन का पाचन मुख गुहा से होता है। ये मुख गुहा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस भोजन का पाचन मुख गुहा से होता है और इस मुख गुहा से जो भोजन का पाचन होता है, यह आहार नाल का सबसे अगला भाग है, जो ऊपरी तथा निचली जबड़ों से ये घिरे रहते हैं। मुख गुहा ऊपरी और निचली जबड़ों से घिरे रहते हैं और इसमें दोनों जबड़ों में 16 विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, जो भोजन को तोड़ने तथा पीसने में अहम भूमिका अदा करता है। मुख गुहा में एक मांसल जीव होता है, जो चबाते समय भोजन को मिलाने तथा स्वाद लेने का कार्य करता है।
मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम आपके सामने एक एक करके काउंट करके दिखा रहे हैं। देखिए, ये पहला हो गया। उसके बाद देखिए, हम एक एक करके दिखा रहे हैं। ये पहला हो गया, ये एक साइड का, और ये दूसरे साइड का, ये दूसरा हो गया। उसके बाद इसमें यहाँ पर लार ग्रंथियाँ जो पाई जाती है, यहाँ पर जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, देखिए ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 2 इस साइड भी, यहाँ पर भी ये 5 और ये 6, ये सभी लार ग्रंथियाँ हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इस लार ग्रंथियाँ की अहम भूमिका है। इसमें सभी भोजन पाचन और ये तोड़ता है, भोजन प्रोसेस में तोड़ता है। मुख गुहा में मनुष्य में पाचन क्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है, और ये भोजन को मुख गुहा में चबाते समय लार ग्रंथियाँ से टाइलिन एंजाइम निकलकर मंड को माल्टोज में बदल देता है। अब भोजन ग्रास नली होकर अमाशय में चला जाता है। ग्रास नली जो है मुख्य गुहा और अमाशय के बीच लगभग 8 इंच की, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये अमाशय और मुख गुहा के बीच ये 8 इंच की लंबी नली है। इसी नली को ग्रास नली कहा जाता है। उसके बाद इस ग्रास नली से अमाशय में भोजन पहुंच जाता है। अमाशय में भोजन को पहुंचते ही जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है, और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन नामक एंजाइम होता है। हाइड्रोक्लोरिक भोजन को अम्लीय बना देता है। अब पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम भोजन पर अपना क्रिया प्रारंभ कर देता है। इसमें अपना क्रिया प्रारंभ कर देता है। ये अमाशय में ये सारे प्रोसेस होने लगता है। इस अमाशय के भाग में पार्ट्स में यहाँ पर इस अमाशय में जो दीवार होती है और उसमें जो भोजन होता है, भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन टूट जाता है पेप्टोन और प्रोटीओजेज में। जो भोजन में दुग्ध प्रोटीन होता है वो रेनिन के साथ टूट जाता है केजिन में, और जो भोजन में मौजूद होता है वसा, वो वसा टूट जाता है लाइपेज के साथ अभिक्रिया के वसा एसिड और ग्लिसरॉल में। अब भोजन अमाशय से ग्रहणी में चला जाता है, यानी कि छोटी आंत की जो भाग है इलियम और ग्रहणी, यानी कि अमाशय से लगभग 6 से 8 मीटर यानी 22 फीट लंबी नली निकलती है। ये अमाशय से जो है ये नली निकलती है लगभग 22 फीट की, जो आप स्क्रीन पर कुंडली नुमा देख पा रहे हैं, ये निकलती है। इसके अगले भाग को ग्रहणी यानी डेडुनम और पिछले भाग को इलियम कहते हैं। इस इलियम वाले भाग में यानी कि ग्रहणी में भोजन के पहुंचते ही यकृत से पीत और अग्न्याशय से यानी पैनक्रियाज से अग्न्याशिक रस आकर भोजन में मिलता है। पीत भोजन को क्षारीय बना देता है। अब अग्न्याशिक रस से पाए जाने वाले एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम्स भोजन पर अपना क्रिया करना फिर से स्टार्ट कर देता है।
शरीर में जो शेष मंड बचा हुआ रहता है उसकी पाचन छोटी आंत में होती है। ये शेष मंड ग्लाइकोजेन और शेष मंड ये दोनों को तोड़ने का काम करता है। यहाँ पर एमाइलेज और ये सभी टूट के बन जाता है माल्टोज। भोजन में अगर पेप्टॉन है तो पेप्टॉन और प्रोटीओजेज ये ट्रिप्सिन के साथ अभिक्रिया करके ये पेप्टाइड्स में टूट जाएगा। अगर शेष प्रोटीन बचा हुआ है भोजन में तो ये काइमोट्रिप्सिन के साथ फिर से यहाँ अभिक्रिया करेगा और ये फिर से पेप्टाइड्स में टूट जाएगा। अगर वसा अभी भी बचा हुआ है तो इस पर अभिक्रिया करेगा यहाँ पर लाइपेज फिर से, और ये फिर से टूट जाएगा वसा और ग्लिसरॉल में। अब भोजन ग्रहणी से छोटी आंत की भाग जो होती है इलियम, इसमें चला जाता है। इलियम में भोजन के पहुंचते ही आंत्र ग्रंथि से आंत्र रस निकलता है और आंत्र रस में पाए जाने वाले माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज, पेप्टिडेज और लाइपेज एंजाइम्स भोजन पर अपना अभिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। माल्टोज माल्टेज के साथ ग्लूकोज में टूटता है। सुक्रोज सुक्रेज के साथ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। लैक्टोज लैक्टेज के साथ ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। पेप्टाइड्स पेप्टिडेज के साथ एमिनो एसिड में टूटता है। वसा लाइपेज के साथ ये अभिक्रिया करता है और ये वसा एसिड और ग्लिसरॉल में यहाँ पर फिर से टूटता है। उसके बाद इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और पचा हुआ भोजन इलियम की दीवार में उपस्थित विलाई द्वारा अवशोषित हो जाता है। भोजन का अवशेष इलियम से बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत का दीवार भोजन के अवशेष में से अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है, जिससे भोजन का ये ठोस रूप प्राप्त हो जाता है। ये मलाशय में जमा रहता है और समय समय पर मलद्वार होकर बाहर निकलता है। बड़ी आंत हम उसको बोलते हैं, ये बड़ी आंत जो होता है छोटी आंत के पीछे चौड़ी नली होती है। ये आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन पर ये जो देख पा रहे हैं यही बड़ी आंत है। इसमें चला जाता है और उसके बाद यहाँ से भोजन आमाशय में यानी कि मलाशय में चला जाता है। यहाँ से भोजन मलाशय में यहाँ पर जमा रहता है और ये जो पार्ट्स है ये मलद्वार है, इस होकर के समय समय पर निकलते रहता है। मलाशय को इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। इस मलाशय को इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। जो आहार नाल के पीछे एक थैली जैसी रचना में खुलती है जिसे मलाशय कहते हैं। इसमें मल का संग्रह होता है। मलद्वार या गुदा को हम इंग्लिश में एनस बोलते हैं। एनस यानी कि मलाशय से एक छिद्र बाहर खुला रहता है जिसे मलद्वार या गुदा कहते हैं। इस होकर भोजन का जो अवशेष बच गया है, ठोस रूप बच गया है यानी बेकार बच गया है, उसका जो है निकलने का ये द्वार है। इस होकर के भोजन का अवशेष का जिसका शरीर में काम नहीं हुआ है उसका त्याग होता है। भोजन के इस प्रोसेस में जो क्रिया करता है, भोजन के इस प्रोसेस में इसमें बहुत सारे जो पाचन ग्रंथियां हैं उसकी अहम भूमिका होती है। पाचन ग्रंथियां ये मुंह से चालू होती है। लार ग्रंथियां जो ये मुख गुहा में ये 3 जोड़ी है यानी 6 की संख्या में ये जो लार ग्रंथियां हैं यहाँ से स्टार्ट होती है और इसकी 3 जोड़ी होती है। उसके बाद इससे नीचे जठर ग्रंथि होती है। यह जठर ग्रंथियां जो होता है वो इस आमाशय के दीवार में अंदर से दीवार में स्थित रहती है जो जठर रस को स्रावित करती है। उसके बाद शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि हैं ये आप देख पा रहे हैं। ये शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है, यह ग्रहणी से जुड़ी रहती है
और इसमें पित्त रस का स्रावित होता है। उसके नीचे में ये जो पेनक्रियाज है, ये आप जो पेनक्रियाज देख पा रहे हैं, ये जो पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज से जो है भी रस निकलती है, यानी यह ग्रहणी और इलियम की दीवार में पाई जाती है, यानी कि ये जो है ग्रहणी से जुड़ी रहती है और इससे अग्न्याशिक रस निकलती है, स्रावित होती है। उसके बाद इसमें जो ग्रंथि है वो है आंत्र ग्रंथि, यानी कि इंटेस्टिनल। यह ग्रहणी और इलियम की दीवार में पाई जाती है, इससे आंत्र रस की स्रावित होती है। और हमारे शरीर में जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो अवशेष अंग है, जिसकी हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, वो हमारे शरीर में है ये कृमि रूप प्रशेषिका, यानी कि कृमि रूप प्रशेषिका जो आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है कृमि रूप प्रशेषिका, यानी कि इंग्लिश में इसी को हम अपेंडिक्स बोलते हैं। जब समय समय पर भोजन का त्याग नहीं होता है, मलद्वार से भोजन को यानी पेट को हम खाली नहीं करते हैं, तब भोजन हम खाते रहते हैं, भोजन लेते रहते हैं, और उसको जब उसका जो ठोस होता है वो जब नहीं त्यागते हैं तो ये छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है, और इस बड़ी आंत में यहाँ से फूल हो जाता है। उसके बाद इसमें इसके दीवार पर जब प्रेशर बढ़ता है तो वो भोजन जो है इस पार्ट्स में यहाँ पर इसमें आने लगता है, और प्रेशर के साथ में इसमें घुस जाता है। इसमें जब एंट्री कर जाता है तब वही धीरे धीरे जो है पत्थर के रूप में परिणित हो जाता है। बोलते हैं कि पत्थर हो गया है, अपेंडिक्स हो गया है। ये जो है कभी कभी फट जाता है तो पेट में यानी पाचन तंत्र का जो सिस्टम है इसमें पूरा जहर फैल जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। या इससे बचने के लिए इसमें अगर बन जाता है तो इसको डॉक्टर के पास में जाते हैं तो सर्जरी करके, यहाँ से सर्जरी करके इसको निकाल दिया जाता है। इसको जो है यहाँ से काट करके इस पार्ट्स को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है और ये ऑपरेशन सफल हो जाता है। हमारे शरीर में ये अपेंडिक्स रोग ना हो, हमें सर्जरी से हम सामना ना करना पड़े, इस तरह की रोग हमारे शरीर में ना फैले, इसलिए हमें समय समय पे जब पेट में संकुचन बढ़े, प्रेशर बने, तो मल का त्याग करना चाहिए। यही इसको बचाने की एक तरीका है। और ये तंत्र जो कृमि रूप प्रशेषिका यानी अपेंडिक्स है, ये अवशेष अंग है। इस अंग का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, लेकिन ये काम जो है इसको हम नज़रअंदाज करते हैं तो हमारे घर में एक बीमारी का घर बन जाता है। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।